Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our second and the last episode of class 12th Geography chapter number 3 Population Composition जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या है ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जनसंख्या की कुछ वो विशेषताएं जिसके आधार पर हम कुछ व्यक्तियों में या व्यक्तियों के समूह में अंतर कर पाते हैं। आयु, लिंग, साक्षरता, स्वास्थ्य यानी कि जीवन प्रत्याशा, ये सभी जनसंख्या की वो विशेषताएं या जनसंख्या संगठन के घटक है। पिछले एपिसोड में हमने लिंगानुपात की बात की थी, हमने बात की थी आयु संगठन की और आयु लिंग पिरामिड को समझा था। कुछ और जो घटक हैं महत्वपूर्ण हैं, उन घटकों की बात करेंगे हम आज के इस एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम ग्रामीण और शहरी जनसंख्या संगठन की बात करते हैं। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या संगठन क्या होता है? ये आवास के आधार पर होता है, यानी कि आवास के बेस पर हम जनसंख्या को दो भागों में बांट सकते हैं, या तो वो ग्रामीण है या फिर वो शहरी है। अब दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर आवास की सुविधाओं के आधार पर होता है, काम के आधार पर भी होता है। जैसे ग्रामीण जनसंख्या वो अधिकांशतः प्राइमरी एक्टिविटीज में लगी होती है, शहरी जनसंख्या वो सेकेंडरी या टर्सरी एक्टिविटीज में अधिकांश लगी होती है। शहरी जनसंख्या व जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या में गाँव में जनसंख्या घनत्व भी कम होता है। और बहुत से फीचर हैं जिनको हम अर्बन जो ह्यूमन सेटलमेंट है, लास्ट 10 चैप्टर होगा इस बुक का, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये समझना कि जनसंख्या आवास के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में बांटा जा सकता है। इसको थोड़ा और जानने के प्रयास करेंगे कैसे ये रह रहे हैं। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। इनको अपने अलग अलग व्यवसाय, संरचना, जीवन पद्धति के आधार पर पहचाना जा सकता है। मोटे तौर पे हम थोड़ी सी विशेषताएं वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अंतर होता है ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में। गांव के लोग हैं आमतौर पे साधारण होते हैं, सामाजिक संबंध है बहुत प्रगाढ़ होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, शादी समारोह या सुख दुख में साझी होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप कॉलोनी में या किसी गाँव में रहते हो तो आप जब पढ़ने के लिए निकलते हो तो गाँव पे जो चौक के ऊपर बैठा हुआ जो वृद्ध है वो भी आपको पहचानता है कि आप उसके लड़के या उसकी बेटी हो। जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। आप ऊपर या नीचे जहां पर भी रह रहे हो किसी फ्लैट में, तो आपके वही नहीं जानते, पड़ोसी भी नहीं जानते, उनको कोई मतलब नहीं होता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर गांव में सामाजिक संबंध है वो ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं और लोग बड़े साधारण होते हैं, बड़ी सिंपल तरीके से रहते हैं। साधारण का मतलब ये नहीं कि बुद्धि के आधार पर, ऐसा साधारण का अर्थ है कि उनका जीवन दिखावे का नहीं होता, उनका जीवन होता है जो उनको कंफर्टेबल रहता है, अच्छा खाना, उस तरीके से। जबकि शहरों में ये होता है कि मैटर करता है दिखावा, दिखावा मैटर करता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम जो लेके आ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि हम कंफर्टेबल है या नहीं, कुछ पहन रखा है, ज़रूरी है कि लोग उसको देखें। तो गाँव में लोग साधारण होते हैं, सामाजिक संबंध है वो प्रगाढ़ होते हैं, अधिकतर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे होते हैं, कृषि कार्यों में लगे होते हैं। उनके आचार विचार, जो सांसारिक दृष्टिकोण है वो शहर में लोग जो रहने वाले लोग हैं उनसे भिन्न होते हैं। शहर में हर कुछ सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है, पैसे में तोला जाता है। आप गेस्ट बन के जाओगे, पूछा जाएगा पानी लेके आओ, और फिर आप जब जाने लगोगे तो पूछा जाएगा चाय लोगे, कितनी लोगे, थोड़ी लेके आना, ऐसा होता है आमतौर पे। और गाँव में ऐसा नहीं होता। उनका सांसारिक दृष्टिकोण कि आपने एंट्री की, पहली बात तो आवाज़ लगाएंगे और बैठोगे उससे पहले चाय बन जाएगी। यहाँ पे वो मैटर नहीं करता, वहाँ पे मेटलिस्टिक थॉट है वो ज़्यादा होती है। चलिए नगरीय जनसंख्या वो साथ ही साथ मैंने बता भी दी है कि क्या होता है, उनकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। ज़्यादातर लोग सेकेंडरी या टर्सरी एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं। आपसी सामाजिक संबंध है वो औपचारिक होते हैं, हाय हेलो होती है, दिखावे के लिए उतने मजबूत नहीं होते। और इनका दृष्टिकोण है वो गाँव के दृष्टिकोण से अलग होता है, मनी माइंडेड हम कह सकते हैं। थोड़ा सा पैसे का महंगाई भी है, ज़रूरत भी है, तो वो उस तरफ, और भाग दौड़ भरी जिंदगी होती है। तो ये ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। अब थोड़ा सा विश्व की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कैसे रह रहे हैं, कौन से महाद्वीप में क्या हाल है। विश्व में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक एशिया में रहती है, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिकी देशों में पाई जाती है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नगरीय जनसंख्या अधिक है। सामान्यतः औद्योगिक दृष्टि से जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पर नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिक पाया जाता है, क्योंकि यूरोप, अमेरिका
ऑस्ट्रेलिया, ये सभी विकसित हैं, औद्योगिक विकास हुआ तो यहाँ पे नगरीय जनसंख्या अधिक है। जो कृषि प्रधान है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी, वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है। यही कारण है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में ग्रामीण जनसंख्या वो अधिक पाई जाती है। नगरीय जनसंख्या किसी देश की कितनी है वो वहाँ के आर्थिक विकास का सूचक होता है, कि जहाँ पर जितनी अधिक नगरीय जनसंख्या, इसका मतलब वो आर्थिक तौर पर वो देश काफ़ी आगे। नगरों में सुविधाएं हैं वो बेहतर होती है, रोजगार की संभावनाएं बेहतर होती है, और यही कारण है कि विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या अधिक होती है। अभी की बात की जाए तो 2014 के अकॉर्डिंग 54% पॉपुलेशन नगरीय है, कहाँ, विश्व में, और 2050 के आसपास 66% विश्व की जनसंख्या वो शहरों में निवास करेगी, ऐसा एक अनुमान है। विश्व में प्रतिवर्ष नगरीय जनसंख्या में 6 करोड़ के आसपास की वृद्धि हो रही है। 6 करोड़ के आसपास, यानी कि हर वर्ष नगरीय जनसंख्या वो बढ़ रही है, जैसे जैसे हम विकास की पटरी पर आगे दौड़ रहे हैं। एशिया और अफ्रीका में 38% है जनसंख्या नगरीय है, 62% जनसंख्या ग्रामीण है। यूरोप और दक्षिण अमेरिका में 75% नगरीय जनसंख्या है। नॉर्थ अमेरिका में 77%, ओशिनिया में 70%। यहाँ देखिए कि कितना डिफरेंस है। एशिया और अफ्रीका 38% और वहाँ पर 77, 75, 70%। इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में 2011 की पॉपुलेशन के जो पॉपुलेशन सेंसस है, 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अकॉर्डिंग 31%, 31% जो जनसंख्या वो नगरीय है, और शेष जो रहेगी 69% वो ग्रामीण जनसंख्या है। तो ये था आवास के आधार पर जनसंख्या, उसको ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में विभाजित कर सकते हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण घटक है साक्षरता, किसी भी देश की जनसंख्या का, वहाँ के जनसंख्या संगठन का, क्योंकि ये विकास का सूचक होता है। ये सूचक होता है वहाँ के सामाजिक विकास का भी, आर्थिक विकास के साथ साथ क्वालिटी का। तो साक्षरता को भी हम जान लेते हैं कि साक्षरता क्या होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो परिभाषा है साक्षरता की, साक्षरता क्या है या साक्षर किसे कहेंगे, उस परिभाषा के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु कितनी 7 वर्ष या उससे अधिक है, ओके, कोई व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, किसी भी एक भाषा को समझ के साथ लिख या पढ़ सकता है, वो साक्षर है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, किसी एक भाषा को समझ के साथ लिख या पढ़ सकता है, तो उसे हम साक्षर कहते हैं, और इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ओके, साक्षरता लेवल, हालांकि इसकी जो कमी है वो आर्थिक प्रगति में गंभीर बाधा होती है। आर्थिक विकास है उसके लिए एक रोड़ा होती है, एक बाधा होती है कम साक्षरता होना। लेकिन एक ये भी तथ्य है कि आर्थिक विकास कम है, वहीं पे साक्षरता भी कम होती है। साक्षरता बढ़ने में भी बाधा आर्थिक विकास होता है, कम आर्थिक विकास। थोड़ा और जानते हैं, साक्षरता को समझने की कोशिश करते हैं। साक्षरता किसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कि साक्षरता सब जगह एक जैसी नहीं है। कुछ देश या कुछ राज्यों की बात करें तो वहाँ साक्षरता दर काफ़ी अधिक है। हमारे यहाँ पे केरल में साक्षरता दर है वो अधिक है, बिहार की बात करें बहुत कम है। तो ये कारण क्या है? एक तो जीवन सत्र, पहला, जहां पर जिन देशों में लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर होता है, वहां साक्षरता दर अधिक अच्छी होती है, क्योंकि वहां पर वो साक्षरता के बारे में सोच पाते हैं। जहां जीवन सत्र खराब होता है, जैसे रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो पेट के बारे में पहले सोचते हैं, बाद में बाकी चीजें आती है, तो वहां साक्षरता दर कम होती है। यानी कि जहां आर्थिक विकास अधिक है वहां साक्षरता दर अधिक है, और जहां आर्थिक विकास कम है वहां साक्षरता दर कम है। यानी कि जीवन सत्र आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है और उसी से साक्षरता जुड़ी है, उसी से साक्षरता कम होना या अधिक होना है वो निर्भर करता है। तीसरा, महिलाओं की सामाजिक स्थिति। महिलाओं की समाज में कैसी स्थिति है? जहां पर महिला सशक्तिकरण अधिक है, अधिकार प्राप्त है, जैसे यूरोपियन देश या अमेरिकन कंट्रीज की बात करें तो वहां साक्षरता दर 100% है। और जिन राज्यों में महिलाओं को अभी भी कमतर आंका जाता है वहां पर, या जिन समाज में महिलाओं को कमतर आंका जाता है वहां पर साक्षरता दर कम होती है, क्योंकि महिलाएं इस प्रकार के निर्णय बेहतर तरीके से ले पाती है, शिक्षा का प्रबंध वो बेहतर तरीके से कर पाती है। लेकिन जब महिला ही पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वहां पर बच्चों की एजुकेशन है वो कंटिन्यू नहीं रह पाती। सुविधाओं की उपलब्धता के ऊपर भी निर्भर करता है कि
शिक्षा की उपलब्धता कैसी है, कितनी महंगी है, सस्ती है, कितनी स्कूल है आसपास, ये भी निर्भर करता है। अफ्रीका में कम साक्षरता होने का एक कारण ये भी है कि वहाँ पर अभी भी उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यही हमारे देश में भी हम देख सकते हैं, बिहार की तुलना में जिन राज्यों में साक्षरता दर अधिक है वहाँ पर शिक्षा की बेहतर सुविधाएं हैं। सरकार की नीतियाँ भी निर्धारित करती है, सरकार किस प्रकार की नीतियाँ अपनाती है। जैसे हमारे देश में साक्षरता दर बढ़ी है, उसका बड़ा कारण है सरकार की नीति भी रही है। जो हमने राइट टू एजुकेशन है उसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और जो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है, जिसके कारण बड़ी संख्या में बच्चे हैं वो स्कूल की तरफ आए हैं, साक्षरता दर बढ़ी है। इसके साथ साथ हमने मिड डे मील योजना शुरू की है, इवनिंग क्लासेस, इवनिंग स्कूल शुरू किए हैं, हमने ब्रिज कोर्स शुरू किए हैं, हमने प्रौढ़ शिक्षा शुरू की है। तो ये काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिसके कारण साक्षरता दर को बढ़ाया गया। तो सरकार की नीतियाँ भी मैटर करती है कि वो साक्षरता को लेकर के क्या सोचती है, कैसे इन्वेस्टमेंट करती है, कैसे प्लानिंग करती है। तो ये फैक्टर थे जो साक्षरता को प्रभावित करते हैं कि वहाँ की साक्षरता कैसी रहने वाली है। अब थोड़े आंकड़ों की बात कर लेते हैं कि आंकड़े क्या बोल रहे हैं साक्षरता के बारे में, लिटरेसी के बारे में हमारे देश में। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में साक्षरता दर है वो 74%, 74% के आसपास है। और केरल में ये सबसे अधिक है 94% नियर अबाउट। बिहार में सबसे कम है ये 64%, 64% के आसपास है। हमारे हरियाणा की अगर बात की जाए राज्यों में से, तो हरियाणा में साक्षरता दर 76% के आसपास रही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है व्यावसायिक संगठन। यानी जनसंख्या को अलग करने का या उनमें अंतर स्पष्ट करने का एक तरीका है उनके काम धंधे। काम धंधों के आधार पर भी लोग अलग अलग होते हैं। तो व्यवसाय बहुत सारे होते हैं, अगर लिस्ट बनानी शुरू कर दें तो आप एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। बार्बर भी हैं, शॉपकीपर भी हैं, बढ़ई भी हैं, राजमिस्त्री भी हैं, टीचर भी हैं, ट्यूटर भी हैं, बहुत सारे, रिक्शा चालक भी है, ऑटो रिक्शा चालक भी है, ड्राइवर भी है, बैंकर भी है, बहुत लंबी लिस्ट है। उनको हम कुछ समूह में बांट लेते हैं। इन व्यवसाय हैं उनको हम कुछ कॉमन विशेषताओं के आधार पर हम समूह में बांटते हैं, जिससे अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से समूह में कितने लोग लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम व्यावसायिक संगठन की बात करें कि व्यावसायिक संगठन का अर्थ है कि विभिन्न व्यवसायों के अनुसार जनसंख्या के वितरण को हम व्यावसायिक संगठन या संरचना बोलते हैं। आमतौर पे हम व्यवसायों को, काम धंधों को 3 समूह में बांटते हैं। आमतौर पे इसलिए कहा गया क्योंकि और भी आगे इनका बाइफर्केशन हो सकता है, इनको और भी ग्रुप में, समूह में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे तृतीयक जो क्षेत्र है उसके बाद हम चतुर्थक और पंचमक में भी डिवाइड करेंगे। आगे के जो चैप्टर होंगे हमारे उनमें हम बात करने वाले हैं इनके बारे में, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 होगा उसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन मुख्य तौर पर हम 3 प्रकार के क्षेत्र या सेक्टर मानते हैं। यानी कि व्यवसाय को हम 3 सेक्टरों में हम बांट सकते हैं। प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर है। प्राथमिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, या कृषि या प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा होता है। जैसे कृषि, मछली पालन, पशुपालन, खनन, वनों से लकड़ी काटना, ये सभी क्या है, ये प्राथमिक क्रियाएं। कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन, ये प्राथमिक क्रियाएं। इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं सीधे तौर पर। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं हम, उत्पादन, इसमें उद्योग आते हैं मुख्य तौर पर, और भवन और निर्माण कार्य भी इसमें आते हैं। इसमें प्राथमिक सेक्टर से कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है और उसका विनिर्माण किया जाता है यहाँ पर। यानी ये कारखानों से संबंधित सेक्टर है, तो इसे हम इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर भी कह देते हैं। और तीसरा जो सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर यानी कि ये किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाएं देता है, इसलिए इसको हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ओके, सेवा सेक्टर बोलते हैं। इसमें जैसे परिवहन है, संचार, वाणिज्य, प्रशासन या अन्य सेवाएं, जैसे टीचर्स हैं, तो मैं अब क्लास ले रहा हूं तो मैं कोई कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मैं सर्विस दे रहा हूं। बैंकर है वो सर्विस दे रहे हैं, या ड्राइवर है वो सर्विस दे रहा है, तो ये सर्विस सेक्टर में आता है। तो हम 3 वर्गों में मुख्य तौर पर इनको डिवाइड कर सकते हैं। विकसित देशों में, अब इनको थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे एनालाइज करेंगे। विकसित देशों में सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ में लोग ज़्यादा लगे होते हैं। विकासशील देश
में प्राथमिक क्रिया में लोग ज़्यादा लगे होते हैं, यानी कि इससे भी आइडिया लगाया जाता है कि देश विकसित अवस्था में है या फिर विकासशील अवस्था में। भारत में लगभग 58% लोग हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से। सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में 42% लोग लगे हुए हैं, यानी हम विकासशील अर्थव्यवस्था है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है उनमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ की है वो है टर्सरी सेक्टर। हमारे देश की जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी में अकेले टर्सरी सेक्टर का अभी 2020 में योगदान है वो 65% से अधिक है। रोजगार की दृष्टि से अभी भी सबसे बड़ा क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। प्रत्येक श्रेणी में देश के आर्थिक विकास के सत्र को संदर्भित करती है, यानी कि हमें इस व्यावसायिक संरचना से क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि वहाँ का आर्थिक विकास का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल कौन सा है, वो कौन सी अवस्था में। दूसरा, विकसित देशों में यह भी पता चलता है कि अधिकांश जनसंख्या सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में लगी हुई है, विकासशील देशों में अधिकांश जनसंख्या वो प्राइमरी सेक्टर में लगी होती है। तो ये हमारा जनसंख्या संगठन था, इसके हमने विभिन्न गुणों की बात की, विभिन्न घटकों की बात की, हमने समझा कि कैसे हम इन गुणों के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं और ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये गुण क्या बताते हैं जनसंख्या के बारे में और क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे इनको ज्ञात किया जा सकता है। बहुत इजी, बहुत आसान और बहुत छोटा सा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। फिर भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसे ही बने रहेंगे, कुछ नए टॉपिक्स और लेकर के आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।